आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लिवर सिरोसिस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लिवर सिरोसिस होता कैसे क्या है, तो उसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे नॉर्मल सेल है हमारी, नॉर्मल लिवर है तो वो पैरेन्काइमा से बनी होती है, नॉर्मल लिवर पैरेन्काइमा। तो उसकी इमेज मैंने दिखा रखी है यहाँ पे। कुछ ऐसा होता है नॉर्मल, कुछ भी नहीं होते, बैंड्स वगैरह कुछ नहीं बनता इसमें। लेकिन जैसे ही हमारे जो लिवर है उस पर अगर हम बार बार कोई इन्फेक्शन आ रहा है या बार बार उसकी सेल्स में इंजरी हो रही है या कुछ भी हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू कर जाते हैं। लेकिन हमारे लिवर सेल्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो उसको दोबारा रीजनरेट कर ले, मतलब कि दोबारा नॉर्मल सेल्स बना ले, है ना। सिर्फ लिवर के पास अच्छे से टेंडेंसी होती है ये वाली, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब उसने एक बार कर लिया रीजनरेट, दो बार कर लिया, बार बार कर लिया, लेकिन जब ये प्रोसेस कंटिन्यूस लॉन्ग में चलता रहता है कि बहुत दिन हो गए हैं बार बार यही काम करते जा रहे हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम अल्कोहल 5-6 साल तक लगातार हर रोज़ कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से इतना डैमेज हो जाता है कि लिवर की जो रीजनरेशन की टेंडेंसी है वो अफेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब सेल्स हमारे डैमेज हुए, उसकी वजह से उसका होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होने की वजह से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब उसको रीजनरेट तो करना ही है, लेकिन वो जो रीजनरेशन होता है वो होता है फॉल्टी रीजनरेशन। इस बार अच्छे से नहीं होता, नॉर्मल सेल्स बनाने के बजाय वो अजीब से अलग सेल्स बनाने लग जाता है, होते वो लिविंग ही है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल्स। तो ये रहा फाइब्रस सेप्टा, सिरोज्ड लिवर पैरेन्काइमा में दिख रहा है फाइब्रस सेप्टा, रीजनरेटिव नोड्यूल्स जिसके अंदर जो न्यू सेल्स हैं हमारे दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर रीजनरेशन। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस, ठीक है। तो अब उसकी डेफिनेशन, अब जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि नॉर्मल लिवर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेड कलर के सेप्टा है, बीच में पिंक कलर के हमारे रीजनरेटिव नोड्यूल्स या फिर लिविंग सेल्स है, ठीक है। तो पूरा लिवर हमारा ऐसा ही हो जाता है, जैसे इस इमेज में भी दिख रहा है, फोर्थ इमेज में कि ये है हमारे नोड्यूल्स और ये एफ स्टैंड्स फॉर फाइब्रस सेप्टा। तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ डिफ्यूज लिवर डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इफेसमेंट ऑफ नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर। मतलब कि जो नॉर्मल लोब्यूलर लोब्स होते हैं ना, उसमें हेपैटिक हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं उसमें लिवर में, वो उन्हीं से बना होता है। तो वो जो आर्किटेक्चर है उसका वो बिगड़ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, जैसे कि इसमें दिख रहा है वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन जाते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा, वो भी विजिबल है। एंड ऑल्टरनेट एरियाज ऑफ हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब कि ऑल्टरनेट दिख रहा है हमें, पहले रीजनरेटिव नोड्यूल्स है, फिर उसके बाद सेप्टा है, फिर नोड्यूल है, फिर सेप्टा है, फिर नोड्यूल है, ऐसे करके पूरा लिवर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम कब कहेंगे कि ये लिवर सिरोसिस है या और कोई स्टेज नहीं है उसकी या फिर कुछ और डिजीज़ नहीं है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स एंटायर लिवर। मतलब जैसे लिवर सिरोसिस होता है तो वो ना बहुत सारे स्टेजेस में होता है, ऐसे नहीं अचानक से हमें लिवर सिरोसिस हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते हम। तो वो स्टेजेस में होता है, पहले फैटी लिवर होगा, फिर धीरे धीरे फाइब्रोसिस शुरू होता है, फाइब्रोसिस में कंप्लीट लिवर हमारा कंप्लीट वो नहीं आता, लेकिन जब वो कंप्लीट लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स एंटायर लिवर। सेकेंड, नॉर्मल लोब्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ द हेपेटिक पेरेन्काइमा इज डिसऑर्गेनाइज्ड, वो इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इरेगुलर बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस, ये भी दिख गए, इरेगुलर बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस बनते हैं और नोड्यूल सेपरेटेड होते हैं थ्रू दीज बैंड्स, ठीक है। फिर इट अकर्स फॉलोइंग हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस, इसका मतलब क्या है कि पहले नेक्रोसिस होगा, है ना, नेक्रोसिस हो रहा है उसके बाद ही तो वो रीजनरेट करने जाएगा ना उसको, और जब फॉल्टी रीजनरेशन होगा तब हमारा लिवर सिरोसिस होगा। तो इट अकर फॉलोइंग हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हमारा अल्कोहल कंजप्शन। तो अगर मेल्स की बात करें तो वो 60-80 ग्राम्स पर डे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूस 5 to 10 years, तो उसको सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक इंजरी, बार बार इंजरी हो रही है, वायरल इन्फेक्शन कोई भी,
जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया हमारा, है ना। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है ये। कॉलिस्टेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारा बाइल जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लग जाता है, और जब किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, है ना। अगर कॉपर एक्यूमुलेट हो गया है तो हो सकता है, इसको बोलते हैं विल्सन्स डिसीज़। अगर आयरन एक्यूमुलेट हो गया है, हीमेटोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। और एक होता है हमारा नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में क्या होता है कि मतलब उस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि वो अल्कोहल तो कंज्यूम करता नहीं है, फिर भी उसको लिवर की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस कि ये कैसे कैसे प्रोसीड करता है। तो हमारा जो नॉर्मल लिवर है, अब हमने ये जो कॉजेज़ हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होती है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, है ना। अब ऊपर देखा था कि पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद वो रीजनरेट करते हैं, ऐसा प्रोसेस बार बार चलता है ना। तो पैरेन्काइमल सेल डेथ और एंजियोजेनेसिस, इसमें क्या है कि न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू होता है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ हमारी लिवर सिरोसिस। मतलब कि अभी सिरोसिस हुआ नहीं है, वो स्टेजेस में होगा, अचानक से नहीं होता है वो। तो पहला स्टेज क्या होगा, उसको बोलते हैं हेपेटिक स्टीएटोसिस। यही कॉमनली नोन एज फैटी लिवर, ठीक है। फिर फिर फाइब्रोसिस होगा थोड़ा सा, जिसके अंदर क्या आएगा कि आर्किटेक्चर जो हमारा नॉर्मल लिवर की आर्किटेक्चर है वो थोड़ी बिगड़ना शुरू होती है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑब्वियसली, जब शेप सेल्स सब बदल गए, उसके चेंज हो गए, तो उसका फंक्शन भी ख़राब हो जाता है। फिर एबेरेंट हेपेटोसाइट रीजनरेशन, मतलब कि फॉल्टी रीजनरेशन, कि जैसा उस सेल्स जनरेट करने चाहिए उसको वैसा ना करके वो अलग जनरेट करने लग रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज़, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। फिर उसके बाद जब इसके बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसको, तब जाके हमें लिवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद चांसेस होते हैं कि हमें कार्सिनोमा भी हो जाए, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं, कि मतलब इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है या फिर कैसे कैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस में क्या है कि देखो, हेपेटोसाइट्स हैं, उसमें हमने बार बार इंजरी हो रही है हमारी, तो उसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब नॉर्मल लोब्यूलर हेपेटिक पेरेन्काइमा, इसका कोलैप्स, मतलब कि वही कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। चेंज ऊपर ही सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया गया था, और फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब फाइब्रोसिस होने का रीज़न क्या है, तो इसके दो रीज़न होते हैं। एक होते हैं हमारे आइटोसेल्स, जिसको हम स्टेलेट सेल्स भी बोलते हैं, आइटोसेल्स या फिर स्टेलेट सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन। कहाँ पे करते हैं, इन द स्पेस ऑफ डे से, या फिर इसको हम ये भी, मतलब ये कौन सा स्पेस होता है, तो जो हिपैटोसाइट्स होते हैं और जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स। तो साइनोसॉइड्स जहाँ पे वो फ्लो करती है, हेपेटिक आर्टरी और बाइल बोल रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं। मतलब कि साइनोसॉइड्स और हेपेटोसाइट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ये स्पेस ऑफ डेसी, पैरासाइनोसॉइडल स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हेपेटिक आर्टरी का कंटेंट और पोर्टल वेन का कंटेंट जो होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोर फैट। अब देखो, फैटी लिवर हो रहा है तो वो अगर आइटोसेल्स, फैटी लिवर क्यों होता है, क्योंकि आइटोसेल्स होते हैं वो उस फैट को स्टोर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न भी और अच्छा है आगे। फिर उसके बाद सेकंड रीज़न क्या होता है, दो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रोसिस के लिए, एक लैमिनिन और दूसरा फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। अब ये स्टिमुलेट करने का, ये तो कॉज करने वाले रीजंस हैं। दूसरा, स्टिमुलेट कौन करते हैं इसको, ग्रोथ फैक्टर्स, की वही अगर हमारा सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो कोई ग्रोथ फैक्टर होगा ना, जिसकी वजह से वो दोबारा रीजनरेट करेंगे। तो सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वैसो एक्टिव फैक्टर्स, साइटोकाइनिन्स, दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस सेल्स कॉल्ड कूपर सेल्स हमारे लिवर में पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स इन सब से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये सब इसको स्टिमुलेट करते हैं कि हाँ तुम करो, आगे प्रोसीड करो, ठीक है।
फिर दूसरा, पहला स्टेप हो गया फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस हो गया हमारा, वही ऊपर फाइब्रस सेप्टा बन रहे थे, है ना, तभी तो नोड्यूल्स बनेंगे, क्योंकि उसके बीच में ही तो रीजनरेटिव नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनते हैं, जैसे इसमें ये फिर से दिखा रखी है इमेज की फाइब्रोटिक टिश्यू है एंड कोलेजन, ठीक है, और बीच में इसके लिविंग टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रीजनरेटिव नोड्यूल्स क्या होते हैं, कॉलोनीज ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स आपस में एक कॉलोनी बना के रहते हैं, उसके आसपास होता है हमारा फाइब्रस सेप्टा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सर्वाइवल हेल्दी हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, ये जो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को, कि मतलब जो जो डेड हो चुके हैं, तो जो लिविंग है, लिविंग सेल्स डेड डेड को हटाकर नई सेल्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मोर हेपेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड विद इन द फाइब्रस नोड्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से हमारा रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा वैस्कुलर रीजनरेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही होते हैं, रीजनरेट भी करते हैं और रीऑर्गेनाइज भी करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखो, जैसे अब ये नोड्यूल्स हैं आसपास, तो इसमें फाइब्रस सेप्टा है ना, तो अब वो फाइब्रस सेप्टा हमारा जो है वो डेड है, ठीक है। तो इसमें हमें वो कैसे मिलेगा, हमारे न्यू सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि नई कैपिलरीज जो हैं वो जनरेट होती है, नई वेसल्स जनरेट होती है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, आर फॉर्म्ड इन द फाइब्रस सेप्टा। ये जो है ये कनेक्ट करती है हमारे हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से, क्योंकि इन दोनों के पास, हेपेटिक आर्टरी के पास हमारा वो है ऑक्सीजन, और पोर्टल वेन के पास हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। इन दोनों से कनेक्ट करती है, इनसे ब्लड लेती है, नई सेल्स को पहुंचाती है, और वहाँ से फिर उस ब्लड को ड्रेन आउट कर देती है इनटू द हेपेटिक वेन्स, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हाँ, ठीक है। उसमें क्या है कि वैसे तो इनिशियल स्टेजेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तभी तो जब कोई इंसान नॉर्मल अपना बॉडी चेकअप कराता है, तब उसको अचानक से शॉक मिलता है कि अच्छा उसको फैटी लिवर है ना, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जब डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करती है, तो इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो उसमें से जो सिम्टम्स आते हैं उसमें वो क्या है, एक तो होता है उसको एसाइटिस और स्प्लीनोमेगाली। ये दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा लिवर जो है वो फाइब्रोसिस होने लग जाती है, तो वो थोड़ा हार्ड होने लग जाता है ना। तो इसकी वजह से वो जो फ्लूइड उसके अंदर होता है उस पर प्रेशर डालता है, और वो क्या करता है, ऊज आउट करने लग जाता है फ्रॉम द लिवर, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली और एसाइटिस होने लग जाता है। और यही रीज़न होता है कि जब हम LFT कराते हैं तो उसमें ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ना, तो ब्लड के अंदर वो जो एंजाइम्स या जो चीज़ें लिवर के अंदर पाई जानी चाहिए वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। क्यों, इसका मतलब यही है कि लिवर दिक्कत कर रहा है, वो अपनी सारे कंटेंट्स को यूज़ आउट कर रहा है ब्लड में, तभी वो रिपोर्ट्स में हमें विजिबल हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, है ना। उसके बाद होता है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होता है, अगेन सेम रीज़न है कि हमारा लिवर जो है वो थोड़ा हार्ड होने लग रहा है, तो वो क्या करता है, प्रेशर डालता है, ब्लड को अपने अंदर नहीं आने देता। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो अपना रास्ता बदल लेता है, शंटिंग हो जाती है, तो वो क्या, हार्ट की तरफ पोर्टो सिस्टमिक शंट बन जाता है, तो वो हार्ट की तरफ अपना ब्लड जो है वो भेज देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जॉन्डिस और हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया। ये तीनों क्यों होते हैं, देखो ये तीनों लिवर का काम क्या होता है, एक तो टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अब टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो ब्रेन की तरफ अगर चले गए, टॉक्सिन्स पूरे बॉडी में घूम रहे हैं वैसे तो ब्रेन में भी जाएंगे, तो ब्रेन में जाने के बाद क्या करते हैं, वो ब्रेन में जाकर उसको दिक्कत देने लग जाते हैं, तो उसके बाद उसको क्या बोलते हैं हम, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। दूसरा ब्रेन बोल रहा हूँ, उसका लिवर का क्या फंक्शन होता है, अनकंजुगेटेड मतलब बिलीरुबिन को कंजुगेट करना उसका काम होता है ना, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लिवर तो उसको कर ही नहीं रहा कंजुगेट, ठीक है। फिर एक काम और क्या होता है, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस, है ना, इसी में होता है लिवर में। तो अगर एल्ब्यूमिन वो सिंथेसाइज नहीं करेगा तो हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम स्टेजेस पे, कि वही लिवर सिरोसिस अचानक से नहीं होता, स्टेजेस में होता है। तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्दी लिवर है हमारा, है ना। हेल्दी लिवर है तो उसमें हमने अल्कोहल कंज्यूम की, ठीक है,
उसकी वजह से सबसे पहले होगा हमें हेपेटिक स्टीएटोसिस या फिर फैटी लिवर। इसके फीचर्स क्या है? ये एक तो रिवर्सिबल होता है, इस स्टेज पे तुम चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो उसको, अल्कोहल छोड़ दो, कुछ दवाइयाँ लो, हो जाओगे ठीक। ठीक है। दूसरा ये क्या है, फैट स्टोर करने लग जाता है। इसका रीज़न नीचे एक्सप्लेन्ड है, मैं भी बताऊँगा, अभी बता दूँगा। ठीक है। उसमें क्या है, और फिर एक और चीज़ होती है इसमें, एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड वेसल्स बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एल्कोहल कंजम्पशन, इसको बोलते हैं हम एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। देखो अब हमने सबसे पहले क्या किया, एल्कोहल कंज्यूम की। तो एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद एल्कोहल पे कौन काम करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। इससे बनता है हमारा एसिटल्डिहाइड। अब ये हमारी बॉडी के लिए ना टॉक्सिन की तरह काम करता है, ये टॉक्सिन है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत देगा। और इसका फर्दर कैसे होता है कि एडीएच पे काम करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन क्यों है, क्योंकि ये हमारी जो लिवर होती है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को जाके अफेक्ट कर देता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, द पावर हाउस है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एनर्जी प्रोडक्शन कम कर देगा। दूसरा क्या करेगा, फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है उसको डिक्रीज़ कर देगा। अब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन डिक्रीज़ हो गई है, मतलब फैटी एसिड्स आएंगे लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं फैटी लिवर या फिर हेपेटिक स्टीएटोसिस। ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं स्टोर, अभी ऊपर बताया था, एक आइटो सेल्स या और जिसका दूसरा नाम है स्टेलेट सेल्स। ठीक है। अब देखो एसिटल्डिहाइड जो है वो शॉर्ट टर्म में तो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ये हमारी एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। इसीलिए जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, वो हमेशा एनर्जी लेवल्स अपना लो फील करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज होती है, देखो इस पर हमने, ये रिवर्सिबल है हेपेटिक स्टीएटोसिस, अगर हमने इसको ठीक कर लिया तो बहुत सही है, नहीं किया तो फाइब्रोसिस ऑफ लिवर होने लग जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स होगा। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं बलूनिंग डीजनरेशन। और इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रोफाइल्स जो होते हैं या न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस, मतलब न्यूट्रोफाइल्स जो होते हैं उनका लेवल इंक्रीज कर जाता है। और क्या बनता है, मेलोरी डंक बॉडीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेलोरी डंक बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब कि सेल डेथ हो रही है, तो उन डेड सेल्स की डेड बॉडीज़ को बोलते हैं मेलोरी डंक बॉडीज़। और ये जो है हमारी सेंट्रल वेन जो होती है उसके आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको हम जोन 3 बोलते हैं। ठीक है। लिखा नहीं है इसमें पर होता है, सही है। अब फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस के बाद बार बार फाइब्रोसिस हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है, जब पूरे लिवर 100% ऑफ द लिवर में फैल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। ये क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बस एक ही आंसर है इसका, फॉल्टी रीजनरेशन। जब रीजनरेशन ढंग से नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस हो जाता है, जब वो 100% लिवर में फैल जाता है तब। ठीक है। अब इसका कार्डिनल फीचर क्या है कि इसमें रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया गया था कि इसमें रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, फाइब्रस बैंड्स दिख जाएंगे, जो कि मतलब ये प्रोसीड कैसे करते हैं, फाइब्रस बैंड्स ऐसा तो नहीं अचानक से बन जाएंगे, तो ये क्या है, सेंट्रल वेन के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बाहर की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेंट्रल वेन के आसपास के एरिया को बोलते हैं जोन 3, बाहर के एरियाज़ को बोलते हैं, जो कि पोर्टल ट्राइड के अराउंड का एरिया, उसको जोन 1 बोलते हैं। वहाँ तक प्रोसीड करते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं हम चिकन वायर पैटर्न। ठीक है। फिर उसके बाद एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ चला गया वापस, हाँ ये बता दिया, ये भी हो गया। ठीक है। उसके बाद है हमारा नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या है, देखो एल्कोहल, अब कोई इंसान ऐसे भी आते हैं कि यार हमने तो बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं की, उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब हाथ भी लगा रहे हैं लेकिन अगर थोड़ा कम भी पी रहे हैं तो भी ऐसा तो नहीं है कम पीने से भी उनको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अगर वो कम पी रहे हैं या फिर उन्होंने कभी पी नहीं है फिर भी उनको लिवर सिरोसिस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। ठीक है। तो उसके कॉजेज़ क्या क्या है, मतलब देखो सब में सबसे पहले फैटी लिवर बन रहा है ना, तो फैटी लिवर बनने के लिए क्या है कि हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब या फिर फैट मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ाना ज़रूरी है। तो जिस भी डिजीज़ में हमारा फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा उसकी वजह से कह सकते हैं कि हमें ये हो जाएगा,
नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस। तो इसके मेन 3 कॉजेज़ क्या हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी और डिसलिपिडेमिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें वही इम्प्रॉपर फैट मेटाबॉलिज्म हुआ, फैट एक्यूमुलेट कर जाता है, उसको बोलते हैं हेपेटिक स्टीएटोसिस। और इसमें देखो, अब ऊपर ऊपर हमने बताया था इसमें क्या होंगे, ये रहा फाइब्रोसिस ऑफ लिवर में, कि इसमें न्यूट्रोफिलिक डोमिनेंस होती है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस होती है, लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कि मोनोन्यूक्लियर प्रीडोमिनेंस होती है, मतलब कि इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगी और उसमें दूसरी सेल्स होंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सिरोसिस। और इसमें ये हो गया, और फिर इसके बाद प्रोसीड करता है हमारा लिवर सिरोसिस हो जाता है हमको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ये पूरा वो हो गया हमारा लिवर सिरोसिस कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके मैनिफेस्टेशंस क्या होती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है लिवर बायोप्सी। छोटा सा टिश्यू लेते हैं लिवर का और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट, वही कि अगर उसके कंटेंट ब्लड में आ रहे हैं तो उसका मतलब कि लिवर में कोई दिक्कत है। अगर लिवर के कंटेंट ब्लड में आ रहे हैं तो मतलब लिवर में कोई दिक्कत है, यही इसमें चेक किया जाता है। ब्लड में जो है बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और एंजाइम्स जो कि लिवर के अंदर होनी चाहिए वो बाहर ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT, ALP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा तीसरा टेस्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी, इसको बोलते हैं MRE, जिसके अंदर हम हार्डनिंग चेक करते हैं या फिर स्टिफनिंग कितनी हो रखी भी है या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का एम क्या है, देखो हमने देखा कि लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल है, इसको कुछ नहीं कर सकते। फाइब्रोसिस जितनी हो गई उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन की कम प्रोग्रेस करें उसको, वो कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को स्लो डाउन कर दे। दूसरा, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट कर दें, जैसे भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते चलना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा पी रहा है तो अल्कोहल डिपेंडेंसी को ठीक करो, उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वायरल को ठीक करो, या कोई भी ऊपर जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो रहा है तो उसकी लेवल्स को कंट्रोल रखो और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना है, ठीक है। दूसरा, वेट लॉस वही, अगर हम जैसे डायबिटीज़ अगेन डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसको भी बोलते हैं हम वेट लॉस करो, आपकी डायबिटीज़ काफ़ी इंप्रूव होगी, है ना। फिर उसके बाद ही क्योंकि है तो ये इरिवर्सिबली, और अगर बहुत ज़्यादा फैल गया और लिवर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा तो उसमें लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, यही करनी पड़ती है, ठीक है।